तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सारे फार्मूला के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक से हम फार्मूला को स्टार्ट करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि अगर आप यह चैप्टर ना भी पढ़े होंगे तो फिर भी आपको यह चैप्टर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक चैप्टर का जो मेन मुद्दा होता है वह होता है उसका फार्मूला, जो कि आपको फार्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं कि सवाल को हल कर सकते हैं। और क्लास 12 फिजिक्स में लगभग आपका जो क्वेश्चन आएगा 50% से 60% उम्मीद रखिए कि आपका फॉर्मूला से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली आपका जो सबसे पहला है, हम पॉइंट से ही बात करते हैं, विद्युत आवेश। सबसे पहले हमें आवेश के बारे में फॉर्मूला जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हेडिंग बनाना है आवेश के बारे में फॉर्मूला, ठीक है। सिंपली आवेश को हम किससे सूचित करते हैं मेरे भाई, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपली आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो क्यू से सूचित करते हैं। क्या आपको पता है कि आवेश बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? आवेश बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है विद्युत धारा गुनी समय। आपको यह भी पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को हम किससे सूचित करते हैं। तो मेरे भाई विद्युत धारा को हम ए से सूचित करते हैं। और गुनी समय, समय आपको पता ही होना चाहिए कि समय को हम किससे सूचित करते हैं, तो टी से सूचित करते हैं। यहाँ पर हम बिग लेटर लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहीं से आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा। मेरे भाई आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं कि एकदम मैं शुरू से आपको लिखा रहा हूँ, तो आप शुरू से लिखते जाइएगा, ठीक है ना। आप स्पेशल इसका कॉपी बना लीजिएगा। हम 15 दिन में आपका सारा का सारा फॉर्मूला ख़त्म कर देंगे, वो भी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर जानिए कि आवेश है और ये बराबर में है, विद्युत धारा गुनी समय है, ठीक है। तो ये दोनों गुना में है। अगर यहाँ से हम विद्युत धारा का निकालना चाहे, किसका निकालना चाहे मेरे, विद्युत धारा का निकालना चाहे, और समय को हम इधर भेज देंगे तो विद्युत धारा का हमें फॉर्मूला निकल जाएगा। तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। विद्युत धारा बराबर क्या मेरे भाई, विद्युत धारा बराबर, अर्थात विद्युत धारा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो मेरे भाई सिंपल है, वही आवेश अपॉन का, आवेश को हम किससे सूचित करते हैं, क्यू से, और समय को टी से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम समय बराबर भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा है कि यहाँ तक आपको आसानी से सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो कि अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है मेरे भाई, एक स्टेट कूलम बराबर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्टेट कूलम बराबर, इसका जो जनरली फॉर्मूला होता है मेरे भाई वह होता है 1/3 गुनी 10 के पावर -9 कूलम। अब ये कूलम क्या है मेरे भाई, ये कूलम आखिर लफड़ा क्या है, तो मैं मेरे भाई ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। कूलम को हम किससे सूचित करेंगे मेरे भाई, तो क्यू सी से सूचित करेंगे। कूलम को हम किससे सूचित करेंगे मेरे भाई, तो सी से, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रख लेना। और एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है मेरे भाई, हाँ, तो एक स्टेट कूलम बराबर होता है मेरे भाई 1/3 गुनी 10 के पावर -9 कूलम होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक लिख लिया, और ये मोस्ट VVI है क्या मेरे भाई, ये मोस्ट VVI आपका पॉइंट है। एक स्टेट कूलम बराबर कितने होता है, तो 1/3 गुनी 10 के पावर -9 कूलम। अगर वही में पूछ दिया जाए कि आपसे एक कूलम बराबर क्या मेरे भाई, एक कूलम बराबर कितने स्टेट कूलम होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जस्ट इसका आपको उल्टा कर देना है, यानी 3 गुनी 10 के पावर, अब ये मेरे भाई नेगेटिव में है तो यह किस में हो जाएगा, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो एक कूलम बराबर 3 गुनी 10 के पावर 9 स्टेट कूलम हो जाएगा, ठीक है, स्टेट कूलम हो जाएगा। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आ गया? आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों पॉइंट क्या है मेरे भाई, VVI है, VVI है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक जनरली फार्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, ये तो याद ही होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है ना, एक एंगस्ट्रम बराबर। ओके, इसी तरीके से आपको फॉर्मूला कॉपी में भी लिखना है।
और ये भी पूछा जा सकता है कि एक फर्मी बराबर, जो कि जनरल आपको याद ही रहना चाहिए, एक फर्मी बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। या आप पॉइंट को ध्यान कर लीजिएगा और जिस तरह से लिखा रहे हैं सेम टू सेम आपको उसी तरीके से लिखना है। अगेन आपको एक और फॉर्मूला की आवश्यकता होती है मेरे भाई, एक फ्रैंकलिन बराबर कितने मेरे भाई, एक फ्रैंकलिन को हम किससे सूचित करेंगे मेरे भाई, तो FR से सूचित करेंगे। ठीक है, एक फ्रैंकलिन बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3.335। पॉइंट के बाद जनरली हम 3 अंक लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 और 4 भी होगा। ठीक है, एक फ्रैंकलिन बराबर 3.33556 और 4 गुनी 10 के पावर माइनस 10 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब समझो कि एक कूलम बराबर कितने फ्रैंकलिन हो सकते, क्या मेरे भाई, एक फ्रैंकलिन बराबर तो समझ लिए कि इतना कूलम होगा, लेकिन एक कूलम बराबर कितना फ्रैंकलिन हो सकता है, तो मेरे भाई जनरली आपको यह याद करना है 2.99 और 8 गुनी 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन। ठीक है, यह दोनों का दोनों पॉइंट आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, अब एक कुछ आपको इस तरीके से एक बड़ा सा शेप देना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसमें हम आपको लिखाने की कोशिश करेंगे, इसमें आपको लिखना भी है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आपको कर देना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपको लिखना क्या है, एक साइड आपको लिखना है आवेश। ठीक है, क्या लिखना है मेरे भाई, एक साइड लिखना है आपको आवेश, एंड अगेन एक साइड आपको लिखना है द्रव्यमान। ठीक है, एक साइड क्या लिखना है मेरे भाई, तो आवेश, और दूसरे साइड द्रव्यमान लिखना है। तो आवेश में क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आपको लिखना है प्रोटॉन। क्या मेरे भाई, क्या लिखना है, प्रोटॉन लिखना है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, क्या आपको पता है, नहीं पता होना चाहिए ना, कैसे पता करेंगे मेरे भाई। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है मेरे भाई, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुनी 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, 1.6 गुनी 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दूसरा पेन ठीक है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है मेरे भाई, 1.6 गुनी 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्या ये भी आपको पता है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना, मतलब द्रव्यमान कितना होता है, तो इस पर जो द्रव्यमान होता है 1.6 गुनी 10 के पावर माइनस 27 kg के आसपास इसका द्रव्यमान होता है। किसका मेरे भाई, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगेन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या मेरे भाई, किसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है मेरे भाई, तो इसमें -1.6 गुनी 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा मेरे भाई, तो -1.6 गुनी 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। और इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो मेरे भाई 9.1 गुनी 10 के पावर माइनस 31 kg होगा। कितना द्रव्यमान होगा, तो 9.1 गुनी 10 के पावर माइनस 31 kg होगा। अगेन आपके पास एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है मेरे भाई, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के भी बारे में जानना चाहिए। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है मेरे भाई वह शून्य होता है, और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है मेरे भाई प्रोटॉन के बराबर ही होता है, यानी 1.67 गुनी 10 के पावर माइनस 27 kg हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सबका द्रव्यमान जो हम निकाल रहे हैं kg में निकाल रहे हैं, ना कि ग्राम में निकाल रहे हैं। ठीक है, अगेन आपको यह भी पता होना चाहिए अल्फा कण का, अल्फा कण कितने के बराबर होगा, तो अल्फा कण मेरे भाई 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसमें से हम अगर 2 से गुना कर दे तो मेरे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान भी, यानी अल्फा कण का द्रव्यमान भी निकल जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास बीटा कण होता है। बीटा कण कितने के बराबर होता है, तो मेरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अर्थात जितना मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा उतना ही बीटा का भी द्रव्यमान होगा। ठीक है, यहाँ तक शायद हमें लगता है समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, और ये पॉइंट आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। अगेन जहाँ से आपका लगभग 12 के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि बनते हैं उसको हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला जो कि आपको जनरली याद ही रखना है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। क्या मेरे भाई, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आवेश हो जाएगा। Q क्या हो गया मेरे भाई, तो आवेश हो गया। और N क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगा। क्या मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या है, तो E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जैसे यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें वेयर, जहाँ
Q बराबर आवेश हो जाएगा आपका, ठीक है। और N बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन की, क्या मेरे भाई, N बराबर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। और E जो है वह क्या है, तो जनरली मेरे भाई E जो है वह है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का क्या है मेरे भाई, तो आवेश है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, तो आवेश है। यहाँ तक आपका क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। चलिए GM कॉलेज हैकिंग, ओके। अब यहाँ से हम समझाने वाले क्या है मेरे भाई, कूलम्ब बल। किसके बारे में समझाने वाले हैं मेरे भाई, तो कूलम्ब बल के बारे में समझाने वाले हैं, ठीक है। आखिर अब कूलम्ब बल क्या होता है, क्योंकि इन सारे टॉपिक को जब आप जनरली टॉपिक वाइज जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके पास आएगा कूलम्ब बल, विद्युत बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, ये सभी क्या है। और इसका आपके पास सिद्ध करने के लिए भी आ जाएगा कि कूलम्ब बल का सदिश निरूपण क्या होता है, गॉस प्रमेय क्या है, इसका आपको प्रूव करना है। ये सारे क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला आपका क्या है मेरे भाई, तो कूलम्ब बल है, ठीक है। कूलम्ब बल या इसी को हम कहेंगे स्थिर वैद्युत बल, क्या मेरे भाई, इसी को क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत बल। और इसी को हम कहेंगे विद्युतीय बल, क्या मेरे भाई, इसी को हम क्या कहेंगे, तो मेरे भाई विद्युतीय बल कहेंगे, विद्युतीय बल कहेंगे, ठीक है, फोर्स, ओके। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक अगर आप देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1/4πε और εr होगा, ठीक है। इसके बाद जो होगा Q1 Q2 अपॉन का R² होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है ये हम थ्योरी में समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यह फॉर्मूला चल रहा है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1/4πε का मान क्या होता है। और ये एप्सिलेंट R बराबर आपके पास एक और फॉर्मूला बन जाता है, एप्सिलेंट M का एप्सिलेंट नोट हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला एप्सिलेंट R का, और एप्सिलेंट R यानी हवा का मान जो होता है 1 होता है। एप्सिलेंट R का मान कितना माना जाता है मेरे भाई, तो 1 माना जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम 1/4π एप्सिलेंट भी लिख सकते हैं, ओके। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा इसी में, ठीक है। तो जनरली जो हमें पता है 1/4π यहाँ पर हम लिख देते, चूँकि 1/4π एप्सिलेंट का जो मान होता है मेरे भाई, का मान 1/4π एप्सिलेंट का जो मान होता है मेरे भाई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ओके। न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। 1/4π एप्सिलेंट का जो मान होता है मेरे भाई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। पर का मतलब क्या है मेरे भाई, कूलम्ब स्क्वायर का जो होगा उस पर माइनस लगा होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपने कॉपी में लिख लिया होगा या नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। 1/4π एप्सिलेंट का मान आपको पता चल गया। और Q1 Q2 क्या है मेरे भाई, तो आवेश है। और R क्या है, तो दूरी है, ठीक है ना। R क्या है, और आपको यह भी पता होना चाहिए एप्सिलेंट R का मान कितना होता है। एप्सिलेंट R का मान जो होता है मेरे भाई 1 होता है, ठीक है ना। यानी हवा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, एप्सिलेंट R तो 1 हो जाएगा। और एप्सिलेंट नोट का भी मान होता है, ये भी आप लिख लीजिएगा, एप्सिलेंट नोट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12। अब जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। छोटी हम लिखना मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलेंट का मान हो जाएगा, ठीक है। ओ मेरे भाई कैमरा, अब ठीक है। एप्सिलेंट नोट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8.5 × 10⁻⁻ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो लाइक कर देना। अब हम बात जो कर रहे थे एप्सिलेंट R का मान के बारे में, तो एप्सिलेंट R जो कि यहाँ से फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि एप्सिलेंट R बराबर जो होता है मेरे भाई एप्सिलेंट M अपन का एप्सिलेंट नोट होता है। इसी को आपको गुना करके एप्सिलेंट M का कभी वैल्यू पूछ सकता है, कभी एप्सिलेंट नोट बराबर फॉर्मूला पूछ सकता है। इसी तरीके से फॉर्मूला पूछते रहेगा, ठीक है ना।
जैसे अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला चाहिए तो एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन r हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला जानने की ज़रूरत होती है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है मेरे भाई? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, इसको हम जनरली जी से सूचित करेंगे। और इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को अभी हम फिलहाल के लिए कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। आप अपने कॉपी में हिंदी में लिख लीजिएगा या इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है ना मेरे भाई 6.674 गुनी 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या मेरे भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इसी को हम बट्टे में लिखें, इसको अगर जब जैसे ही हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी केजी के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब यहाँ से आपको 3 पॉइंट जो कि जानना बेहद ही जरूरी है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि रेखीय आवेश घनत्व, क्या मेरे भाई? रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसका परिभाषा जो कि आपसे पूछा जाता है, जो कि इस बार भी पूछा गया था। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है मेरे भाई? तो रेखीय आवेश घनत्व को हम सूचित करते हैं लैम्डा से। किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। और इसका परिभाषा क्या होता है? एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा बराबर जो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, यानी आवेश बट्टे लंबाई हो जाता है, ठीक है ना। आवेश बाय लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एकांक लंबाई पर इसका जो आवेश होता है वह वितरित होता है, Q/L हो जाएगा। इसको इंग्लिश में आप याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगेन आपको जो आता है रेखीय आवेश घनत्व तो हो गया, उसके बाद आता है आपका आयतन आवेश घनत्व। क्या मेरे भाई? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को हम किससे सूचित करते हैं? तो मेरे भाई रो से सूचित करते हैं। किससे? रो से। रो किससे? आयतन आवेश घनत्व को मेरे भाई किससे सूचित करते हैं? तो रो से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई आवेश बट्टे आयतन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो होता है ना मेरे भाई क्या कि क्वेश्चन से ही फॉर्मूला निकल जाता है, तो आवेश बट्टे आयतन इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आवेश अपॉन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? आयतन। और आवेश को आप जानते हैं क्यू से सूचित करते हैं, और आयतन को आपको पहले से ही पता है वॉल्यूम यानी V से सूचित करेंगे। अगेन यहाँ तक अगर आप जान लेते हैं तो एकमात्र बचा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या मेरे भाई? पृष्ठीय मतलब क्या पता चल रहा है मेरे भाई? क्षेत्रफल की बात हो रहा होगा। किसका बात हो रहा होगा मेरे भाई? तो क्षेत्रफल का बात हो रहा होगा। और इसको हम किससे सूचित करते हैं? तो मेरे भाई सिग्मा। लैम्डा हो गया, रो हो गया, तो इसके बाद बचा क्या है? इसके बाद बचा है मेरे भाई सिग्मा, ठीक है। सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो आवेश अपॉन का क्षेत्रफल, ठीक है। आवेश अपॉन का क्षेत्रफल अर्थात Q अपॉन का एरिया, ठीक है। Q अपॉन का एरिया। अगर आप यहाँ तक याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, शायद ये आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल का देखिएगा तो 1 घंटा 2 घंटा में आपको इतना तक पढ़ाएगा, जो कि यहाँ तक हमने 19 मिनट 10-15 सेकेंड में पढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। अब चलिए अगर यहाँ तक आप जान लेते हैं तो उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला जानने की आवश्यकता होती है, वह है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला, जो कि इसको सिद्ध करने का भी आपको मौका मिलेगा और आप सिद्ध कीजिएगा। और ये 5 नंबर में आता भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगेन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब हमें समझना है क्या मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में। किसके बारे में? तो मेरे भाई विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में। 1 मिनट एडजस्ट, अब हो गया लगता है। अब हमें किसके बारे में जानना है मेरे भाई? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में जानना है, ठीक है। तो सिंपली अब आपको हेडिंग लगाना किसका है मेरे भाई? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का लगाना है, ठीक है। शायद अभी हमारा न्यू चैनल है और हो सकता है कि कैरियर बन जाए,
आप सभी का दुआ रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम किससे सूचित करेंगे, तो मेरे भाई ई से सूचित करेंगे। अगर इसी को सदिश रूप में लिखना है तो इस पर हम क्या करेंगे, एक तीर का निशान लगाएंगे, ठीक है, सदिश रूप में दर्शाने के लिए। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ई बराबर एफ बाई का क्यू होता है। क्या मेरे भाई, एफ बाई का क्यू होता है, यानी बल अपॉन का आवेश होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। सदिश रूप में लिख रहे हैं तो एफ वाई का क्यू नोट, ठीक है, यानी बल बत्ते आवेश, ठीक है, बल अपॉन का आवेश। और एक और आपको बात पता होना चाहिए जो कि मैंने पहले नहीं बताया था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा पहले वाले में, यहाँ पर कि रेखीय आवेश घनत्व का जो कि आपको फॉर्मूला पता है, लैम्डा बराबर क्यू अपन का एल होता है। इसके नीचे ही आपको बीमीय सूत्र भी लिख लेना है और इसका एसआई मात्रक भी लिख लेना है। जैसे इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का, तो कूलम पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, कूलम पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीटर हो जाएगा, और इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर और इसका कूलम पर मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान कर लेना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है और इसका एसआई मात्रक भी होता है, शायद इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ऑल टू ऑल जितने भी मैंने एसआई मात्रक अपने कॉपी में लिखा था वह सारा का सारा शॉर्ट वीडियो में हमने डाल दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर से जाके आपको सारा का सारा बीमीय सूत्र लिख लेना है, ठीक है। और सारे के सारे जितने भी बीमीय सूत्र हैं वह आपके क्लास 12 के PYQ हैं, और जो ऑप्शन में दिए गए थे उसका भी हमने बीमीय सूत्र और एसआई मात्रक सभी लिख दिया था, ठीक है। और उस किससे सूचित करते हैं यह भी लिखा होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो हम कहाँ पर थे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है बल अपन का आवेश होता है। अगर इसकी एसआई मात्रा की बात करें तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। इसकी एसआई मात्रा क्या हो जाएगा मेरे भाई, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में आपने जान लिया अच्छे तरीके से। अब जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में जानेंगे, ई सदिश प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश के कारण लगने वाले विद्युत आवेश, हाँ सही है। अगेन उसके बाद आपको जानना होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि इसका आपको 2 नंबर क्वेश्चन में भी अच्छी तरीके से पूछा जाता है, और इसका सूत्र और इसको सिद्ध करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है 5 नंबर में, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है मेरे भाई, तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आप यह भी बोल सकते हैं कि आवेश और लंबाई के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी P बराबर Q इंटू का सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर हम थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, P बराबर Q इंटू का 2L होता है। अब ये Q क्या है, ये 2L क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Q आपका आवेश है और 2L आपका लंबाई है, ठीक है ना। आप यह फॉर्मूला जाने होंगे चुंबकीय आघूर्ण M बराबर M इंटू का 2L, जो कि अभी नहीं पढ़ना है आपको, 5वां और 6वां चैप्टर में आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपने फॉर्मूला जान लिया। यहाँ से लगभग आप समझने की कोशिश करिए कि लगभग 60% जो आपका फॉर्मूला था वह आपका ख़त्म हो गया। 40% फॉर्मूला जो कि मेन बचा है, और वहाँ से आपका चलेगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली इसमें जो आपको जानना है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, द्विध्रुव, इसी सब के फॉर्मूला हम जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए कुछ नहीं।